प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी 2022 बोर्ड की प्रिपरेशन। तो आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस है जो उसका चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम। ठीक है, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, आज मैं आपको मानव पाचन तंत्र की परिभाषा और इसकी पूरी विधि को बताऊंगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि समझिएगा, आज की इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र को इस प्रकार से आपको समझाएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए और एकदम दिमाग में रट जाए। क्योंकि समझ में आएगा और रट जाओगे तभी तो बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख कर आओगे ना। तो इसी तरह मैं आपको आज मानव पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और आप जानते होंगे ये कितना ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें सभी के मैं आपको पार्ट है उसके नाम बताऊंगा, इसके बाद मैं इसकी विधि को बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, और ये कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी पर बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर इससे पहले चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अब 2022 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हर विषय में लगभग वीडियोस डालना शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिएगा, मानव पाचन तंत्र। देखिए, मानव पाचन तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, तो देखिएगा उसमें आपके शरीर के बारे में बताया जाता है कि जो आपकी मानव पाचन तंत्र है। ठीक है, जो आप लोग को मानव पाचन तंत्र यानी कि जो भोजन ग्रहण करते हो, ठीक है, वह क्रिया जब भोजन ग्रहण करते हो मान लीजिएगा, ठीक है, तो वो भोजन जो पचता है तो वो किन किन पार्ट यानी कि शरीर के कौन कौन भाग से होकर पचता है और किस प्रकार से पचता है, ये आपको मानव पाचन तंत्र की विधि में बताना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से मनुष्य के शरीर के पार्ट होते हैं जिससे भोजन पचता है। ठीक है, तो देखिएगा, मानव पाचन तंत्र में आपको इतनी अच्छे से बताऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इतनी सरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा या फिर लिखवाऊंगा कि आपको बहुत ही ईजिली लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, मानव पाचन तंत्र का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिएगा, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बना कर आना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से बनाओगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनता है, तो सबसे पहले अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ और सिर्फ कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, तो ये क्वेश्चन आपसे समझिएगा 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपसे फिर बन सकता है दीर्घ उत्तरी में और बन सकता है 7 मार्क्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इस बार का पेपर पैटर्न बदल चुका है, लेकिन क्वेश्चंस और टॉपिक्स वही रहेंगे जो हर साल आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मानव पाचन तंत्र का जो सबसे पहला भाग होता है यानी कि जिसमें सबसे पहले भोजन प्रवेश करता है, वह होता है आपका मुंह, यानी जहाँ सबसे पहले भोजन जाता है, जहाँ से सबसे पहले पाचन की क्रिया शुरू होती है, वह होता है मुख गुहा। यानी क्या होता है? मुख गुहा यानी कि मुंह, समझ रहे हो ना। और मुंह होता है आपका सबसे पहले, और जो सबसे पहला भाग है वो ये है, यहाँ पर आपका क्या है? मुंह। ठीक है, मुंह ये आपका सबसे पहला भाग है जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, और इससे जीव विज्ञान में आप लोग मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा, समझ रहे हो ना, इसे मुख गुहा कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, जो ये तो मुंह हो गया, लेकिन जो ये वाला भाग दिख रहा है हमारा, जो कुछ इस प्रकार का ये वाला भाग जो दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ किस प्रकार का दिख रहा है? ये आपका नीचे वाला भाग दिख रहा है, जबड़े के नीचे वाला भाग, और जहाँ से हमें स्वाद मिलता है, और इसको कहते हैं जीभ यानी कि टंग। इसको कहते हैं जीभ यानी कि टंग। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जीभ। इसे क्या बोलते हैं? जीभ यानी कि जीहम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर मैं जीभ लिख दे रहा हूँ, जीभ। ठीक है, जीभ। ठीक है,
ठीक है, तो इंग्लिश में इसको टंग भी बोलते हैं और इसको, ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जीभ भी हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले दो पार्ट तो हमने क्लियर कर चुके हैं। पहला पार्ट आपका होता है मुखगुहा, जहां से सबसे पहले भोजन प्रवेश करता है। इसके बाद होता है आपका जीभ, फिर आपको जो ये नलिकाकार, जो ये बड़ी बड़ी नली दिख रही है, ठीक है, जो ये नलिकाकार लंबी लंबी नली दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रास नली, जहां से आपका भोजन प्रवेश करता है, जाता है आमाशय में। ठीक है, जो ये नहीं लंबी लंबी नली जो दिख रही है, ठीक है, ये नली आपके मुंह से दिखाई पड़ती है जब आप लोग अपने गर्दन पर देखते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रास नली या फिर ग्रसिका, ग्रास नली या फिर ग्रसिका, देखिएगा। ठीक है, ये ग्रास नली या फिर इसको ग्रसिका बोलते हैं। अब देखिएगा, तो हम लोगों ने 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जो अब ये आपका कौन सा पार्ट है? ये जो ये आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट है? ठीक है, देखिएगा ये पार्ट कौन सा है हमारा? तो ये हमारा पेट है, जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं, जहाँ से हमारा भोजन जाके स्थित होता है, यानी कि जहाँ पर हमारा भोजन जाके रुकता है। ठीक है, रुकता थोड़ी देर के लिए रुकता है यहाँ पर आपका भोजन। तो लगभग आधी क्रिया आमाशय, यानी कि जो आधी क्रिया होती है वो आमाशय में खत्म हो जाती है पाचन की। तो ये जो भाग है, स्ट्रक्चर भाग है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग आमाशय, यानी कि आमाशय यानी कि स्टोमच यानी कि पेट, तो इसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, आमाशय वाला भी। ठीक है, अब देखिएगा जो ये भाग बचता है आपका, जो ये भाग छूट गया था, 1 मिनट, ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रायोफ्राम। क्या बोलते हैं? ड्रायोफ्राम। ठीक है, इसको हम लोग ड्रायोफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रायोफ्राम, ड्रायोफ्राम। ठीक है, ड्रायोफ्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा डायोफ्राम हो गया। जो ये आकार नहीं दिख रहा ये बड़ा बड़ा, तो ये हमारा डायोफ्राम हो गया। अब देखिएगा जो हमारा ये भाग बचता है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा, ये अंदर वाला तो है ही है, लेकिन ये जो पूरा है, ये अंदर वाला भाग तो कुछ और है, लेकिन ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग का भी कुछ नाम है। उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं लीवर, यानी कि यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। समझ रहे हो? यकृत कहते हैं, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, ये हमारा यकृत है। ठीक है, अब देखिएगा जो इसके लीवर के अंदर एक और भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस भाग को हम लोग कहते हैं, इस भाग को पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो ये भाग यहाँ पर है, इसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सभी पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पित्ताशय है, देखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिएगा हमारा पॉइंट बच जाता है, यानी कि हमारा पार्ट बच जाता है ये वाला, जो ये आपको दिख रहा है ना, जो ये नली टाइप की दिख रही है, पित्ताशय से जाती हुई नीचे, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा जो ये पित्ताशय से नीचे होकर आमाशय में नली जा रही है, उसको क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। अब देखिएगा जो ये भाग है आपका, ये वाला भाग, ये भाग क्या कहलाता है आपका? तो ये भाग होता है आपका स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। आप लोग लिखिएगा, इसको अग्नाशय बोलते हैं। जहाँ से जो अमाशय के नीचे वाला भाग होता है उसको अग्नाशय बोलते हैं। अब देखिएगा जो हमारा ये है, ये भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, यानी कि बृहदांत्र। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोग बृहदांत्र। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ समझते हुए चलना और इसका स्ट्रक्चर बना लेना लास्ट में। ठीक है, आपको मानव पाचन तंत्र का अभी मैं परिभाषा बताऊंगा और इसकी पूरी क्रिया को बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर यानी कि इसके पार्ट को बता रहा हूँ, फिर मैं एक और बार इसके पार्ट को समझाऊंगा। अब देखिएगा, अब आपका जो लास्ट पार्ट बच जाता है वह यह पार्ट है, और इसको बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं? इसको गुदा द्वार। ठीक है, तो देखिएगा, सॉरी इसको बोलते हैं परिशोषिका। इसको बोलते हैं परिशोषिका, गुदा द्वार। तो ये है आपका जो ये पार्ट बच जाता है, ये आपका है गुदा द्वार। ठीक है, ये आपका है गुदा द्वार। ठीक है, ये आपका गुदा द्वार है। ठीक है, जो ये पार्ट है आपका, ये गुदा द्वार है, और जो ये पार्ट है आपका, ये है आपका परिशोषिका। क्या पार्ट है? परिशोषिका। क्या बोलते हैं इसको? परिशोषिका। परिशोषिका। तो
अब आपका जो मानव पाचन तंत्र है वो एकदम अच्छी तरीके से हो चुका है, और मैंने इसको आपको बहुत ही आसानी से एक एक पार्ट को समझाया हुआ है। तो देखिएगा किस प्रकार से सबसे पहले आपका मुंह आ जाता है। सबसे पहले आपका जो ये भाग होता है ये आपका मुंह होता है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है मुंह, ठीक है। इसके बाद जो आपका मुंह के नीचे वाला पार्ट होता है इसको बनाना कैसे है, इस पर मैं फुल डिटेल में वीडियो ला दूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, मात्र 2 मिनट में आप लोग इसको बना सकते हो इजीली, ठीक है। इसके जो मुंह के नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं जीभ, ठीक है, देखिएगा। इसके बाद जो ये नलिकाकार लंबी लंबी नली है इसको बोलते हैं ग्रासका, यानी कि ग्रास नली। इसके बाद देखिएगा जो ये आपके इस प्रकार से हड्डी आकार संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम, क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो ये हमारा पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं यकृत, और जो ये भाग है ये हमारा ये वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है, इसको पित्ताशय बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो हमारा भाग है ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय, यानी कि पेट, और पेट के जस्ट नीचे वाला भाग जो ये है ये हमारा होता है अग्नाशय, ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा अब हमारा बच जाता है ये वाला भाग जो कि ये पित्ताशय से जो नली जाती है इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। अब देखिएगा ये जो हमारा भाग है ये हमारी बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र। अब ये जो लास्ट में बृहदांत्र के नीचे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं गूदाद्वार, ठीक है, क्या बोलते हैं, गूदाद्वार। अब ये भाग जस्ट गूदाद्वार के सामने वाला भाग हमारा है परिशोषिका, परिशोषिका, और ये पूरा हमने बता चुके आपको यकृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ रहे हो ना, तो इस प्रकार से आपका पूरा मानव पाचन तंत्र का जो स्ट्रक्चर है बनकर रेडी हो जाता है। और आपने अगर इसको पूरा इसी प्रकार से अच्छे तरीके से बनाया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर लेने से आपको कोई भी नहीं सोच सकता है। 4 में 4 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर अगर पाने सेम इसी प्रकार से आपको कितना क्लियर कट बना है समझाने के लिए यहाँ पर आपको घिच-पिच बता दिया मैंने, वरना ये बहुत ही अच्छी तरीके से है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम लगा स्ट्रक्चर बनाने में, मुझे तो बहुत ही कम टाइम लगा, मात्र 2 मिनट में मैंने स्ट्रक्चर को बना लिया था, क्योंकि मुझे बनाना आता है। तो आप भी बना सकते हो, हालांकि मुझे आर्ट नहीं आती है, आती तो है आर्ट, मुझे तो आती है। तो मात्र आप 2 मिनट में स्ट्रक्चर को बना सकते हो, एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मानव पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन देख चुके हो। अब मैं आपको मानव पाचन तंत्र का क्या बताऊंगा, अब मैं आपको मानव पाचन तंत्र का वर्णन बताऊंगा कि पाचन की क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से मुंह में पाचन होता है, किस प्रकार से आमाशय में पाचन होता है, और किस प्रकार से ग्रहणी में पाचन होता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पाचन किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे आज की इस वीडियो में, और ये जो सचित्र वर्णन है ये आपको देकर जाएगा 7 मार्क्स। कितने मार्क्स देकर जाएगा, 7 मार्क्स देकर जाएगा अगर आप लोगों ने सचित्र वर्णन पूछा गया, और अगर आप लोगों ने सचित्र वर्णन अच्छे तरीके से लिख दिया, जैसे मैं बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहीं से भी मैंने देख कर नहीं लिखा है, अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन है बस वह NCERT की, बाकी सब मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखाया हुआ है, इसी लैंग्वेज में जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए पाचन की क्रिया देखते हैं। पाचन होता है आपका, पाचन क्या होता है, सबसे पहले पाचन को क्लियर करते हैं। देखिएगा, जटिल व अघुलनशील पदार्थों को, यानी कि जटिल जो जटिल है वह अघुलनशील, यानी कि भोजन जो आपका होता है जटिल होता है, सबसे पहले वह अघुलनशील होता है। अगर आप भोजन को इस प्रकार से समझो, अगर किसी भी अन्य, जैसे कि आप लोगों ने एक पुतला लिया, उसके मुंह में भोजन को डाला तो उसको तो ऐसा ही लगेगा जैसे कोई कठोर सी पदार्थ हो, समझ रहे हो ना। लेकिन हमारे अंदर पाचन की क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि भोजन तो हमारा समझो इस प्रकार से अंदर जाता है जैसे कि वो बहुत ही हल्की सी चीज हो, ठीक है। तो वही देखिएगा, जो भोजन होता है जटिल व अघुलनशील पदार्थ है, जो भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग पाचन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो भोजन होता है जटिल व अघुलनशील होता है, और इसको अनेक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि अनेक रासायनिक व भौतिक क्रियाओं के द्वारा किसमें, घुलनशील अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, और इसको ही कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पाचन। समझ रहे हो ना, पाचन कहते हैं। हालांकि जो पाचन की क्रिया होती है उसमें आपका पूरा होता है कि पाचन, लेकिन जो डिफिनीशन है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ, जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। तो पाचन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपको इससे उम्मीद करता हूँ। अब आपको फिर पैराग्राफ छोड़कर लिखना है, पैराग्राफ आपको छोड़कर नीचे लिखना है। इसी में आपको लिखना है कि पाचन की क्रिया में कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है उसमें कुछ रासायनिक और कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं, और इन क्रियाओं में
कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ विशेष महत्व के हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में यानी कि जो भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इनमें कुछ पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इन क्रियाओं को, ठीक है, जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, जो रासायनिक और भौतिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं, यानी कि ये समझिएगा इनको चलाते हैं। और इन पदार्थों को ही वीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीकर कहते हैं या फिर एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा ये एंजाइम, ठीक है, जो ये वीकर या वीकर एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं? पाचक रसों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पाचक रसों में पाए जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो आप लोगों को पाचन की डेफिनेशन लिख लेनी है। इसके बाद आपको पाचन के पैराग्राफ छोड़ने के बाद आपको ये जरूर लिखना है, जरूर से लिखना है, क्योंकि इस पर आपको समझाया गया कि पाचन की क्रिया में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तभी तो हम लोग जानेंगे कि पाचन की क्रिया कैसे होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करती हैं। तो वो वीकर या एंजाइम होते हैं, यानी कि वो पाचक रस होते हैं जो कि पाचन की क्रिया को कैसा कर देते हैं, यानी कि पाचन की क्रिया को आसान बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपका पहला पॉइंट, मुंह में पाचन यानी मुख गुहा में पाचन। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख गुहा में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मुख गुहा में पाचन, जहां हमारा भोजन सबसे पहले जाता है, यानी कि शरीर के सबसे पहले जिस भाग में जाता है उसका नाम होता है मुंह, यानी कि मुख गुहा। अब मुख गुहा में किस प्रकार से पाचन होता है, तो ये जो मैं पाचन में लिख कर लाया हूं, मैं ये अपने 100% अपनी राइटिंग में लिख कर आया हूँ, राइटिंग में, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चाहे आप RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल, कुमार मित्तल, NCERT कोई भी बुक उठा लो, आपको इस लैंग्वेज में नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि जब भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है या फिर जाता है तो वह जटिल अवस्था में होता है। ठीक है, जब भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है तो हम जानते हैं कि वह एक जटिल अवस्था में होता है, परंतु वहां स्थित दांत, यानी जो वहां स्थित दांत होते हैं हमारे, भोजन को पीस पीस कर, यानी कि काट काट कर या पीस पीस कर सरल अवस्था में ला देते हैं। इसके पश्चात मुख गुहा में स्थित टाइलिन एंजाइम, अब ये टाइलिन एंजाइम क्या है? टाइलिन एंजाइम ये समझिए जो हमारे मुंह में लार आती है उसी में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एक एंजाइम है जो हमारी लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो लार ग्रंथियों में पाया जाता है, समझ रहे हो, लार ग्रंथियों यानी कि लार में पाया जाता है। और यह एंजाइम भोजन को लेई जैसा लिसलिसा कर देता है। किसके जैसा? लेई जैसा लिसलिसा कर देता है, जिससे हमें भोजन को निगलने में आराम होती है। तो देखिएगा भोजन किस प्रकार से मुख गुहा में पचता है, ये क्रिया आपको बस इतनी लिख देनी है और आपका ये समझिएगा मुख गुहा में पाचन जो है वो कंप्लीट हो गया एकदम, समझ रहे हो। तो इतना आपको लिख देना है मुख गुहा में पाचन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। 3 पाचन की क्रिया लिखेंगे, आमाशय में पाचन और मुख गुहा में पाचन, और अंत में देखेंगे ग्रहणीय पाचन। फिर आपका ये पाचन का मानव पाचन तंत्र है एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे आमाशय में पाचन, यानी कि आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। तो देखिएगा हेडिंग डालिएगा दूसरा, आमाशय में पाचन, और यहाँ होता है मुख से होते हुए भोजन ग्रास नली में आता है। यानी कि मुख से होते हुए भोजन जब ग्रास नली में आता है, आपको पता है जो मुंह होता है उसके नीचे ग्रास नली पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका। देखिएगा कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ये जो आपका मुंह है, ठीक है, मुंह से होते हुए जो भोजन कहाँ जाता है आपका, आ जाता है आमाशय में। सबसे पहले कहाँ जाता है? आमाशय में आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखी हुई है चीज़ क्या, कि मुख से होते हुए भोजन ग्रास नली में आता है, फिर आमाशय में आ जाता है, यानी कि आ पहुंचता है, आमाशय में आ पहुंचता है। सबसे पहले मुंह में जाता है और मुंह से होते हुए ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली से आमाशय में आ पहुंचता है, और आमाशय से निकलने वाली जठर ग्रंथियों में जठर रस निकलता है। यानी कि आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस निकलता है। ठीक है, और देखिएगा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंतर्गत यानी फिर अतिरिक्त प्रोपेप्सिन व प्रोरेनिन नामक एंजाइम होते हैं। यानी कि जो आपका माफ़ करिएगा, जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आमाशय में, जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है उससे जठर रस निकलता है, और जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन को सबसे पहले तो सड़ने से बचाता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त इसमें प्रोपेप्सिन व प्रोरेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन को आमाशय में सड़ने से बचाते हैं। यानी कि जो पाचन, यानी कि जो भोजन को
समझ रहे हो, जो भोजन को आमाशय में सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आमाशय में पाचन भी क्लियर हो गया। अब हम आपको लास्ट की क्रिया बताएंगे जो है ग्रहणी में पाचन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पाचन को समझा, फिर हम लोगों ने मुंह में पाचन को समझा, यानी मुख गुहा में पाचन समझा, आमाशय में पाचन को समझ चुके हैं। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि ग्रहणी में पाचन कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, लास्ट पॉइंट है और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन से 7 मार्क्स तो 100% मिल जाएंगे, 7 मार्क्स 100% मिल जाएंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिएगा, ग्रहणी में पाचन है, सिर्फ यही पढ़ना है आपको बस, और इतना ही लिख कर आ जाओगे, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत लिखो, वरना देखो जितना लिखो सैल्यूट लिखो, यानी कि जितना लिखो बिल्कुल अच्छा लिखो, एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा जितना अच्छा लिखोगे। तो देखिएगा, ग्रहणी में कायम से पहले, यानी ग्रहणी में कायम से पहले पित्त रस तथा बाद में अग्नाशिक रस मिलता है। देखो, ग्रहणी में कायम से पहले, कायम क्या होता है, देखिएगा, ग्रहणी में कायम से पहले यानी जब देखिएगा, जब भोजन आपका ग्रहणी में पहुंचता है तो वहां पर कायम से पहले उसे, यानी कि उसका पाचन होने से पहले वहां पर पित्त रस तथा बाद में अग्नाशिक रस उसे मिलता है। ठीक है, जो पित्त रस होता है वो तो क्षारीय होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले ग्रहणी में जब भोजन प्रवेश करता है तो उसको पित्त रस मिलता है, बाद में अग्नाशिक रस मिलता है, और पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है, और यह भोजन को की अम्लीयता को दूर कर देता है, और जो भोजन आमाशय से अम्लीय होकर आता है वह उसको क्षारीय कर देता है। जब अम्ल और क्षार मिलेंगे, हमें पता है उदासीन हो जाएगा, तो कोई भी ना तो अम्ल रह जाएगा ना ही क्षार रह जाएगा। इस प्रकार से हमारा आमाशय से जो पचकर आता है वो एकदम कितना हो जाएगा, एकदम वो लवण के संगति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, पित्त रस क्षारीय होता है और ये भोजन के अम्लता को दूर कर देता है, तथा अग्नाशयिक जो हमारा अग्नाशयिक रस को प्रोएंजाइम, अग्नाशयिक रस के प्रोएंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है। जो अग्नाशयिक रस के प्रोएंजाइम है उनको क्रियाशील अवस्था में बदलता है, और अग्नाशयिक रस में 3 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला एंजाइम आपका ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलोएप्सिन और तीसरा एंटीएप्सिन। ठीक है, इस प्रकार से आपने ग्रहणी में पाचन समझा, और ग्रहणी में पाचन में अंत में हम लोगों ने समझा कि जो अग्नाशयिक रस होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलोएप्सिन, तीसरा एंटीएप्सिन। अब इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि अग्नाशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलोएप्सिन पाया जाता है और एंटीएप्सिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रकार से लिख कर आए बोर्ड में तो 100 में 100% गारंटी है आपको फुल में फुल मार्क्स मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं तो उनको भी देख लेना।